अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम उस रिवायत के बारे में बात करेंगे जो आपने पिछले कुछ हफ्तों में देखी कि चाहे कोई ट्वीट करे, चाहे कोई फेसबुक का स्टेटस लगाए, चाहे किसी प्रोग्राम में कोई मखसूस बात की जाए तो हम देखते हैं कि गद्दारी, बगावत, FIRs का सिलसिला है अब जो ख़त्म होने को नहीं आ रहा। पिछले हफ्ते कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हमने देखी कि कई सहाफ़ियों पे एक ही वक्त में किसी को पुलिस उठा के ले गई, किसी पे FIR की, किसी पे गद्दारी और बगावत का मुकदमा हुआ। उन्हीं में से एक सहाफ़ी आज मेरे साथ मौजूद हैं, अबसार आलम साहब। लेकिन उनकी शख्सियत और उनका यहाँ होना आज इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि वो एक्स चेयरमैन पेमरा भी रहे हैं। उन्होंने अपने दौर में क्या किया मीडिया के लिए, वो अपनी कारकर्दगी से ख़ुद कितना मुतमईन है, वो कौन से मौके थे जिनका वो इस्तेमाल कर सकते थे, क्या उनसे कुछ गलतियाँ भी हुई, उनकी तैनाती पर भी सवाल उठे। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में जो पर्टिकुलर FIR अबसार आलम साहब पे हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे। और क्या वाकई सहाफ़ी का भी कसूर होता है जब उस पर गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाए या हाई ट्रिजन के चार्जेस लगाएं। बहुत शुक्रिया अबसार आलम साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, आपको पता है कि जब वन ऑन वन इंटरव्यू करना होता है तो वन हैज़ टू बी डेविल्स एडवोकेट, और आप मेरे सीनियर हैं। आमतौर पे मैं ऐसे प्रोग्राम में कभी नहीं कहती, बट आई रियली वांटेड टू से दैट कि अगर कोई सवाल आपको लगे कि बहुत जूनियर हूँ आपसे पूछ ले तो जवाब दे दीजिएगा। आपका हक है, सिर्फ डेविल्स एडवोकेट का मसला नहीं है, आपका हक है। जो सवाल आपने पूछना है पूछे, मैं जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया सर। सो लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। श्योर, राइट, थैंक यू सो मच। अबसार आलम साहब, ये बताइएगा कि आप साबिक चेयरमैन पेमरा रहे, आप क्या समझते हैं कि आप एक कामयाब चेयरमैन थे या एक नाकाम चेयरमैन? देखिए, मैंने तो एक काम किया, उसका वर्डिक्ट मैं खुद ही तो नहीं दे सकता। उसका वर्डिक्ट तो या मेरे साथ जो वहाँ लोग काम करते थे वो देंगे, या इंडस्ट्री देगी, या जो लाइसेंस होल्डर्स थे उनके ज़रिए वो वर्डिक्ट आएगा। लेकिन अगर आप मेरे ज़मीर का पूछें तो मेरा ज़मीर बहुत मुतमईन है और मैं खुश हूँ कि मैंने जितना सा वहाँ काम किया, मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ, ईमानदारी के साथ, जितना मेरा नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, उसके मुताबिक जो मैं बेस्ट दे सकता था वो मैंने दिया है। और इसमें आपने मेंशन किया था कि गलतियाँ क्या की। गलतियाँ तो इंसान से होती हैं, इंसान हो और गलती ना करे ये मुमकिन नहीं है। तो कुछ ना कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, कुछ लोगों ने भी पॉइंट आउट की हैं, कुछ मुझे भी, मेरा भी ख्याल है कि चीज़ें थोड़ी बेहतर तरीके से भी हो सकती थी। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। क्या मुश्किलात थी आपको जिनका आपने सामना किया बतौर चेयरमैन पेमरा, और फिर आपने हल क्या निकाला? देखिए, मुश्किलात तो जब आप सरकार के किसी इदारे में हों तो वो होती हैं। पब्लिक सेक्टर में जब आप जाएंगे तो मुश्किलात होती हैं। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल ये थी कि एक चैलेंज था, कोड ऑफ कंडक्ट पे अमल नहीं हो रहा था कि कोड ऑफ कंडक्ट पे अमल किया जाए, क्योंकि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना मीडिया, और एक इंडस्ट्री है, लाइसेंस होल्डर्स हैं, लाइसेंस होल्डर्स की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनकी कुछ वादे होते हैं, शायद होती हैं, उन पे अमल करना पड़ता है। उस पर एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है। किसी पे आप झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, फेक न्यूज़ नहीं देंगे, किसी को फतवा दे के गद्दार या काफिर नहीं करार देंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें कभी होती थी, उस पर जो कंप्लेंट्स आती थी उस पर हम एक्शन लेते थे। तो ये है। क्या कभी इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से प्रेशर आता था? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आता था। फ्रेंडली एडवाइस भी आती थी, प्रेशर भी आता था, डिमांड्स भी आती थी, सब कुछ ही था। फेडरल गवर्नमेंट में कुछ लोग थे, उनकी तरफ से भी आती थी, सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी आती थी, चैनल मालिकान की तरफ से बहुत आती थी, जो एंकर्स थे उनकी तरफ से बहुत आती थी। और बाज़ चैनल मालिकान तो उन्होंने एंकर्स कुछ रखे हुए हैं इस काम के लिए कि वो जो सरकारी अहदेदार हैं, मुख्तलिफ, सिर्फ पेमरा नहीं और भी जगहों पे जो सरकार में लोग बैठे हैं, उनको उन पर दबाव डालने के लिए प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ लॉन्च करके, तो ताकि वो ऐसे काम करवा सकें। क्या ज़बान इस्तेमाल की जाती थी जब सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से? जो कानून, मैं इसका जवाब पूरा कर लूँ फिर मैं आपको बता दूँ। तो कानूनी तौर पे जो चीज़ें मुमकिन नहीं थी, वो इस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश से या दबाव डाल के या प्रोपेगेंडा करके तो वो करवाने की कोशिश की जाती थी। अब आप तो ये तो आपको अंदाज़ा था जब आपने ये अपॉइंटमेंट ली थी? मैं बच्चा तो नहीं था, मैं वहाँ गया हूँ, आई वाज 50 तो फिर आपको हैंडल करना आना चाहिए था। नहीं, हैंडल तो किया, आप तो सहाफ़ी भी रहे। देखिए हैंडल तो किया। एक तो पहले अंदाज़ा था, यकीन था, अंदाज़ा नहीं था, यकीन था, जानते बूझते ये मुश्किल काम, इस चैलेंज को कबूल किया। क्योंकि मैं समझता हूँ, तब समझता था, अब शायद उतना नहीं समझता, कि मुझे कुछ रोल प्ले करना चाहिए मीडिया की बेहतरी के लिए। क्योंकि मैं बाय चॉइस जर्नलिज्म में आया था, लेकिन जर्नलिज्म टीवी चैनल्स के आने के बाद जिस तरफ चल पड़ी है, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। और मेरी तरह बहुत सारे लोग हमारी जनरेशन के हैं, हमसे सीनियर्स भी हैं, हमसे जूनियर्स भी हैं, जो मुतमईन नहीं हैं
मीडिया जो इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मीडिया सॉरी टू कट यू सर, लेकिन जिस वक्त आपने जिम्मेदारी ली थी, आपने अपनी मर्जी से ली थी, आपने एक प्रोफेशनल सहाफ़ती करियर को साइड पे रख के, एक अच्छी खासी नौकरी को भी साइड पे रख के आपने वे अपॉइंटमेंट दी और आपको तमाम चैलेंजेस का पता था। जी जी, तो जब थ्रेट्स आते थे तो काइंडली मुझे बताइएगा कि तो ज़बान किस तरह की इस्तेमाल की जाती थी एस्टेब्लिशमेंट? देखिए, मेरे से डायरेक्ट तो ज़ुबान नहीं वो इस्तेमाल कर सकते थे, ऐसा नहीं है कोई। मैं खुद भी लोगों से अच्छे तरीके से बात करता हूँ और अच्छे तरीके से धमकी और एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी अच्छे तरीके से मुझसे बात करें, लेकिन उन बातों में एक लेवल होता है ना, उन बातों में कन्वे कर दी जाती है बात कि ये आप कर लें या ना करें, ये आप नहीं कर रहे हमारा काम, इस तरह तरीके से कहा जाता था। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे तरीके थे। जैसे एक कॉल मेरे स्टाफ को आई थी, उसको फिर ज़ाहिर है मेरे स्टाफ की अगर ज़िंदगी ख़तरे में थी तो मैंने तो स्टैंड लिया उस पर। उसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मैंने, पब्लिक भी की। इसके अलावा टीवी चैनल्स में बहुत इन्फ्लुएंस है लोगों का। वो टीवी चैनल्स में एंकर्स हैं जो उन्होंने रखवाए हुए हैं और उनके ज़रिए वो लोगों पे अटैक करवाते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा लॉन्च कर, कैंपेन चलती है बाकायदा, जो जर्नलिज्म नहीं है, जो करंट अफेयर्स नहीं है, कैंपेन है। रोज़ाना आपने 2 घंटे 3 घंटे प्रोग्राम्स करने हैं मुख्तलिफ एंकर्स ने मेरे ख़िलाफ़, उसमें झूठे इल्ज़ामात लगाने, उसमें क्रिटिस एक ही बात को आप रिपीट किया जा रहे हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें आपने कहा कि मुझे धमकियां भी मिलती हैं और आप पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम भी लगाया गया, जो कि बहुत क्रूशल एक स्टेप है किसी भी सब किस्म के इल्ज़ाम। तो फिर आप क्या समझते कि उन वाक़यात के पीछे कौन था? देखिए, अभी आपने कहा ना एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग थे और उसमें टीवी एंकर्स थे। टीवी एंकर्स जाके उनको कहते थे कि ये हमने करना है, और ज़ाहिर है उन्होंने रखवाए हुए हैं तो वो उनसे अपना काम भी करवाते हैं। तो मैं ख़ास तौर पे वो जो जर्नलिज्म का लबादा ओढ़ के जिन एंकर्स ने इस तरह की हरकतें की, वो बहुत ही नॉन प्रोफेशनल हरकत थी। दूसरा, दबाव की बात जब आप बार बार कर रही हैं, देखें ऐसी पोजीशंस पे दबाव आता है, दबाव बर्दाश्त करना चाहिए, दबाव लेना चाहिए और उस सब्र के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन सॉरी सर, जो आपने पॉलिसीज़ फॉलो की थी, जिस तरह के नोटिस आपने भेजे, आपने 618 शो कॉज नोटिस भेजे 2015 से 2018 के दरमियान। 2015 के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन पे आपने बार बार नोटिस भेजे। 25 प्रोग्राम्स को आपने बैन किया, इश्तहारात को बैन किया। 13 टीवी चैनल्स को आपने मुअत्तल किया। 106.53 मिलियन का जुर्माना किया। लेकिन आप एक सहाफ़ी थे। तो आपको इसमें इतराज़ किस बात है? मैं आपको बताती हूँ, आप एक सहाफ़ी थे सर, तो आपके दौर में कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाया गया कि सहाफ़ी बरादरी ये अपना परसेप्शन बनाती कि हमें आज़ादी से काम करने के आपने कदगन की मुख्तलिफ फॉर्म्स फॉलो किए, बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी थी आपकी। देखें, ये तो आपके अल्फाज है ना, एग्रेसिव पॉलिसी थी। मैं कहूँगा कानूनी पॉलिसी थी, जो कानून में था उसके मुताबिक। मुझे ये बताएं, मैं आपको इसको देखें, आपने फिगर ले ली है ना, ये पहला स्टेप है। आपको अगले स्टेप पे भी जाना चाहिए था। आपको देखना चाहिए था ये कितने नोटिस कितने हैं और इन नोटिस के बाद हमने एक्शन कितने लिए। फिर कोर्ट इनएक्टिव कर देती थी सर। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस सेंटेंस, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तो सर आप तो सवालों के जवाब देना आपके लिए कौन सा मुश्किल है। 336 नोटिस आए, 336 नोटिस आपने दिए, 333 कोर्ट ने इनएक्टिव कर दिए। ये कैसी ऑटोनमस बॉडी थी? आप नोटिस लेते थे, कोर्ट कहता था खत्म करो, टीवी चैनल स्टे ऑर्डर्स लेते थे। मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि पैमरा जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा इस सेंस में नहीं है कि उसके ऊपर कोई चेक ही नहीं है। ये ओमनीपोटेंट नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। इसके ऊपर हाई कोर्ट्स हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, एक पूरा कानूनी निज़ाम है, आइनी निज़ाम है। ये खाली हवा में नहीं है पैमरा चलता, या ये टीवी एंकर्स टीवी पे बैठ के कैमरे के सामने जिस पे जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दें और फिर कोई उन्हें पूछे, ये ऐसा नहीं है। पैमरा जो भी एक्शन करता है वो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, हाई कोर्ट्स में, फिर सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि नोटिस देना और चीज़ होती है, उसको फॉलो अप करके उस पर कंप्लीट एक एक्शन लेना वो एक पूरा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसमें काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स होती है, जो पैमरा एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग, जिसमें एकेडमिशियंस हैं, जिसमें मीडिया पर्सनस हैं, जिसमें एडवोकेट्स हैं, जिसमें सोसाइटी के और कामयाब लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो डिसाइड करती है कि जो ये कंप्लेंट आई है एंकर के ख़िलाफ़ या चैनल के ख़िलाफ़, इस पे हमारा एक्शन लेना बनता है या नहीं बनता। उसके फैसले को पैमरा इम्प्लीमेंट करता था। लेकिन आप पे इल्ज़ाम और आपकी नाक़दीनी कहते हैं कि आप बड़ा सिलेक्टिव फाइन्स लगाते थे। ये सिलेक्टिव पेनल्टीज होती थी उन चैनल्स के खिलाफ जो एंटाई PMLN थे, और आप चाहते थे कि PMLN की राह हमवार की जाए। अब एंटाई एस्टैब्लिशमेंट, अगर मैं इतना कामयाब, इतना ताकतवर हूँ
कि मैं किसी सियासी जमात की राह हमवार कर दूँ और फिर मैं ये ना हमवार तो कोशिश कर रहे थे अच्छा तो कोशिश देखिए ये बात है ना, ये इल्ज़ामात हैं। आपका फ़र्ज़ था ये जो ये कहते हैं। तो ओपन सीक्रेट है ना कि PMLN से आपके ताल्लुकात तो बड़े अमेजिंग रहे हैं। ताल्लुक कैसे बताएं नहीं ये बताएं। तो नहीं देखिए अब आपने एक स्टेटमेंट दी, उसका बताएं कैसे। You have been very close to Ishaq Dar. You have been very close to, which is not a bad thing. लेकिन थैंक यू वेरी मच आपने खुद ही जवाब दे दिया। आपने खुद ही कह दिया कि जर्नलिस्ट जो होता है ना उसके कॉन्टेक्ट सबके साथ होते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी थे, मेरे कॉन्टेक्ट नाकिदीन छोड़ें, आपने सवाल के जवाब सुने। मेरे कॉन्टेक्ट इमरान खान से भी बहुत ज़्यादा थे, मैं उनके घर जाके उनकी मीटिंग्स में बैठता रहा हूँ। ये तो जर्नलिस्ट के लिए एक ऑनर होता है, और जिन्होंने जर्नलिज्म की हुई है ना उनको पता है कि जर्नलिस्ट के कॉन्टैक्ट्स हर जगह होते हैं। बात ये है कि अगर आपके किसी से कोई कॉन्टैक्ट है तो क्या आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, और अगर आपकी किसी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या आप उसके खिलाफ मुसलसल फेक न्यूज़ दिए जा रहे हैं। आप ये देखें, आपको चेयरमैन कैमरा लगाया, आपको नहीं मैंने ब्यूरोक्रेसी से किसी को नहीं चुना, आपको लगाया एक प्रोफेशनल सहाफ़ी को। नहीं मेरी बात समझने की कोशिश करें। एक तो सवाल देखिए आप सारे करेंगे कि जवाब देना मेरा हक है, जवाब तो लें। पिछला सवाल अभी उसका जवाब भी मैंने दिया, आप अगले पे आ गई है, लेकिन इसका जवाब तो ले लें। प्रमोट उन्होंने मुझे नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैंने अगर मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ था तो क्या मैंने उस ताल्लुक़ को उनको प्रमोट किया, उसमें क्या मैंने सहाफ़त को, अपने प्रोग्राम्स को, अपनी तहरीरों को कोई कैंपेन बनाई उनकी इलेक्शन की? अगर है तो दिखाएं, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ आज टीवी चैनल्स पे क्या हो रहा है। मुसलसल मेरे ख़िलाफ़ मुसलसल 45 दिन डेली प्रोग्राम होते रहे, मुसलसल बगैर ब्रेक के, एक शख्स, दो शख्स, तीन शख्स, मुसलसल। ये होती है कैंपेन, ये होता है किसी को आप प्रमोट करना या डिमोट करना। मेरे ताल्लुकात तो मेरे जर्नलिस्टिक ताल्लुकात थे ना, मुझे तो ये इत्तेफाक था, ये उसने इत्तेफाक था कि एंटी PMLN चैनल्स को ज़्यादा नोटिस चले जाते थे, प्रो PMLN चैनल को कम नोटिस जाते थे। ये एक स्टेटमेंट आप दे रही हैं, और यही तो एंकर्स को आज़ादी है कि वो स्टेटमेंट दे लेते हैं। उनको नहीं सवाल पे आता हूँ, नहीं आप तो सवाल पूछा है ना, लेकिन वहाँ तो बैठ के स्टेटमेंट दी जाती थी। उस स्टेटमेंट का तरीका ये था कि चेक किया जाता रिकॉर्ड, जिस तरह आप ये नंबर लेके आई हैं, आप नंबर लेके आती तो आपको पता चलता कि मैंने जिस चैनल के लिए काम किया है, जहाँ जहाँ भी मैंने किया, सबसे पहले एक्शंस उन्हीं के खिलाफ हुए। तो सर, ये रिकॉर्ड की बात है। वो नोटिसेस इनएक्टिव क्यों हो जाते थे? ये रिकॉर्ड की बात, वो उस पर बाद में आते हैं ना, पहले जो सवाल किया उसका जवाब ले लें। ये रिकॉर्ड की बात है। जितने प्रोग्राम्स बंद हुए हैं वो जियो के सबसे ज़्यादा प्रोग्राम बंद किए हैं टेन्योर में, उठा के देख लें आप रिकॉर्ड, जियो के सबसे ज़्यादा बंद हुए हैं। अब आमिर लियाकत अगर जियो में है और वो ARY में है और वो बोल में है, तो आमिर लियाकत के प्रोग्राम तो बंद होने हैं ना, जो वो इल्ज़ाम दूसरों पे लगाएगा। तो वो जियो में था तो जियो में ज़्यादा बंद हुए, वो ARY में चला गया तो ARY में एक्शन होना शुरू हो गए, वो बोल में चला गया तो बोल में एक्शन। तो आप देखें जो सीरियल वायलेटर है ना, एक्शन उनके खिलाफ होते हैं, चैनल्स के खिलाफ नहीं होते। और डेटा आपको साबित करेगा कि ये ऐसा नहीं हुआ, वरना ऐसा होता तो वो जो आप कह रही है ना, कोर्ट में जितने हमने एक्शन अल्टीमेटली लिए हैं, कोर्ट ने अपहोल्ड किया उनको। जितने एंकर्स को हमने बैन किया, 2 को किया है शायद, या 3 को किया, तीनों का फैसला कोर्ट से हमारे हाथ में है। को आपने बैन किया? डॉक्टर शाहिद मसूद, आमिर लियाकत और दानिश, तीनों डॉक्टर्स हैं। तो आप समझते हैं कि अब उनका दोबारा टीवी पे अपेयर होना गलती है? नहीं, मैं तो देखें, ये तो लाइफ टाइम बैन तो किसी पे भी नहीं हो सकता ना, वो तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है कि आप इतने दिन प्रोग्राम्स नहीं कर सकते, 10 दिन नहीं कर सकते, 5 दिन नहीं कर सकते, समथिंग लाइक दिस। उसमें मुझे ये बताएं कि क्या कोर्ट ने इन तीनों एंकर्स के फैसले जो थे हमारे हक में नहीं दिए कैमरा के? सर एक इल्जाम मुझे इसका जो एक मिनट ठहरे ना, इसका जवाब आपको लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये तो बैन की जो एंकर्स की किया, मैंने आपको एक हेरल्ड ने बड़ा अमेजिंग एनालिसिस किया, अमेजिंग कहूँगी तो थोड़ा बायस्ड हो जाएगा, इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया, तो वो भी आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये भी इल्ज़ाम है कि लिफाफा सहाफ़ी हैं, PMLN के लिए काम करते हैं, नून लीग के सहाफ़ी हैं, इसमें कितनी हकीकत? सहाफ़त जो है वो सहाफ़त के 2 पहलू हैं, एक है ख़बर और एक है राय। ख़बर में किसी सहाफ़ी को डंडी नहीं मारनी चाहिए, ना गलत ख़बर देनी चाहिए,
और अगर सही खबर हो, चाहे वो अपने जानने वाले के ख़िलाफ़ हो या अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़, उसे रोकना नहीं चाहिए। राय जो होती है ना, राय हर इंसान की अपनी होती है, ख़ास तौर पे सहाफ़ी हो और राय ना हो ये मुमकिन नहीं है। मेरी एक राय है, मैं उस राय को कभी छुपाया नहीं। इसलिए अब मरीम नवाज की सारी ट्वीट्स को रीट्वीट करता है। नहीं, मैं अब तो मैं जो मर्ज़ी करूँ। अब तो मैं एक शहरी हूँ, मैं ना सहाफ़त कर रहा हूँ ना मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ। तो मैं अगर सहाफ़ी भी हूँ और अगर मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ ने कोई बात ठीक की है और मैं उसको रीट्वीट करना चाहता हूँ, तो ये मेरा हक है। इस हक को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। इमरान खान की किसी ट्वीट को रीट्वीट किया? मैं नहीं समझता कि उसकी ट्वीट जितनी भी आई हैं मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ तो नहीं किया। और मैंने मरीम नवाज़ की सारी ट्वीट्स को नहीं किया, कुछ को किया। जो उनका नज़रिया है, जो उनका स्टैंड है, मैं उससे एग्री करता हूँ, तो मैं करूँगा ना। अच्छा सर जी, सवाल देखिए सर, इतना आपने अपने सवाल पूरे करने हैं, नहीं मेरे सवाल है ही इतने आपने पूरा करना है। उसमें इशू ये होता है कि आप अपनी जो सियासी जो भी आपका व्यू है आप उसको छुपाएं और आप अपने जो हम राय लोग हैं उनको आप प्रमोट करें। जो आपके मुखालिफ हैं जिनकी राय, उनको उनके खिलाफ आप पूरी कैंपेन लॉन्च करें। दोनों चीज़ें मेरे सहाफ़ती करियर में नहीं आप निकाल सकती। ना वो निकाल सकते हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो निकाल के दिखाएं कि अब साहब ने जी यहाँ पे प्रमोट किया है नवाज शरीफ को, ये उसने लिफाफा पकड़ के खबर की है, उसका सबूत होने चाहिए। लिफाफे वो तो हर एक को कह देते हैं। और ये इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चला के रखी, इसने एक खबर दी होगी, दो दी होगी, लेकिन ये मुसलसल 2 साल तक उसके खिलाफ ये चलाता रहा। ऐसा कुछ है तो फिर सहाफ़ती बदयानती है और वो आपको आजकल नज़र आ रही है। इशू पता क्या होता है, जो मैंने ये महसूस भी किया खराब आप कि जो चोर खुद होता है ना वो दूसरे को भी चोर समझता है। जो खुद पैसे पकड़ के दूसरों पे कैंपेन लॉन्च की हुई है ना जिन्होंने, वो समझते हैं कि मैंने भी शायद ये काम किया। और फिर मैंने तो एक जर्नलिज्म छोड़ा, मैं पाकिस्तान का आइन मुझे हक देता है, मैं जिस मर्ज़ी प्रोफेशन में जाऊँ, जिस मर्ज़ी कारोबार में जाऊँ, तो मैंने प्रोफेशन छोड़ा, मैं इधर आ गया। ठीक है, एक सवाल करने का मौका दें। आपको इंटरप्ट सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके पता है प्रोग्राम का दौरानिया तो एक मखसूस दौरानिया होता है। सर आलम साहब, आप जब चेयरमैन पैमरा बने तो आपने कहा इंटरैक्टिव सेशंस होंगी, लेकिन एक इम्प्रेशन ये है कि आप चेयरमैन पैमरा की हैसियत से ब्यूरो चीफ्स और चैनल के मालिकान से मीटिंग्स करते थे, लेकिन कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं था और खास पेशरफ नहीं हो सकी। बड़ा एम्बिगुअस किस्म के थे वो इंटरैक्टिव सेशंस। तो उसके बारे में ये सवाल तो मुझे नहीं पता इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जब आप बने आपने सेशन किस काम के लिए। मैं आपको बताती हूँ, जब आप चेयरमैन पैमरा बने तो आप बात कर रहे थे सहाफ़ियों से, आपने कहा कि इंटरैक्टिव सेशंस करेंगे रिपोर्टर्स के साथ, एंकर्स के साथ, ब्यूरो चीफ्स के साथ, उनके मसाइल सुनेंगे और उन्हें बहुत हुआ है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं? डॉक्यूमेंट भी हुआ है, अब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सारी जितनी मीटिंग्स होती हैं ऑफिशियल, ये तो कायदे की बात है, वो मिनट होती हैं। चैनल के जो मालिकान थे उनका मिनट होती हैं, मिनट्स बनते हैं, वो रिकॉर्ड में जाती है। ये मुमकिन ही नहीं है ना, ये तो सरकारी इदारे में कि ये होता ना हो। और चैनल मालिकान के साथ मेरी बहुत मीटिंग्स हुई, एंकर्स के साथ भी हुई। 2 साल का मुझे टाइम मिला, 2 साल में जितने चैलेंजेस मैंने फेस किए, उनको काउंटर किया, वो आपके सामने आप खुद बता रही हैं। कोड ऑफ कंडक्ट तो एक चीज़ है ना, उसमें केबल भी था, उसमें DTH की हमने ऑक्शन किया, वो बिडिंग उसकी हुई है, वो देखिए कितने अरब का प्रोजेक्ट था, वो किया हमने। फिर उसके बाद रेडियो के लाइसेंस जारी किया, TV चैनल्स के हम उस पर कर रहे थे। केसेस थे कोर्ट में बहुत सारे जो रुके हुए थे। आपने मीडिया के लिए क्या किया? ये मीडिया ही है ना, ये सारा मीडिया ना। अगर मीडिया से बराबर मीडिया के लिए क्या किया? ये मीडिया में बात कर रहा हूँ ना, DTH आपको पता है मीडिया है कि नहीं? बताइए। DTH का मैं बता रहा हूँ कि बिडिंग करवाई, 3 लाइसेंसेस दिए 3 कंपनीज को। ये बहुत बड़ा काम था, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। और DTH के आने से ये बिल्कुल मीडिया सीन बदल जाएगा। लेकिन वो ज़ाहिर अभी मैं नहीं हूँ, 2 साल से वो रुका हुआ है वहाँ पे, लेकिन हमने तो बिडिंग कर दी। नए रेडियो लाइसेंस, रेडियो मीडिया नहीं है, मीडिया से देखें, आपको भी थोड़ा अपना विजन ब्रॉड करना चाहिए। आप मीडिया समझते TV चैनल पे 2-4 जो एंकर बैठे हैं वो मीडिया है, वो मीडिया नहीं है। उसके पीछे जो कैमरा पे जो काम करते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, वो भी मीडिया हैं। हमने ये तक किया कि जो मीडिया के लोगों को निकाल रहे थे चैनल्स बगैर उनके कॉन्ट्रैक्ट की वो फुलफिल किए हुए कंडीशंस, उनके सैलरीज नहीं दे रहे थे, ड्यूज नहीं दे रहे थे, हमने तो उस पर भी एक्शन लिए हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि विजन ब्रॉड करें सर, जो आजकल के हालात हैं और जिन हालात का आप भी इंफरादी तौर पे सामना कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन में जो डेवलपमेंट हुई है, मैं उस तनाजुर में बात कर रही हूँ कि हम जब एक्सपेक्ट करते हैं कि पैमरा रोल प्ले करेगा या चेयरमैन पैमरा ने रोल प्ले किया होगा, तो वो हमारी पहली प्रायोरिटी होती कि क्या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कुछ करे। देखें तो सर आपने क्या किया? नहीं, ये आपका जो है ना, ये गलत है परसेप्शन। ये जिसने भी बनाया है या आपने खुद भी बनाया तो गलत है।
चेयरमैन पेमरा का काम है रेगुलेटर का, उसने रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। वो सख्ती से भी कर सकता है, नरमी से भी कर सकता है। हमने कोशिश की है नरमी से करने की। अब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात करें, हो सकता है कि आप ये कहें कि जी हमारे एक्शन से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है डिस्टर्ब हुई, लेट्स से सपोज के हुई। अब उन 2 साल को, आज जो 2 साल गुजरे हैं, आप इससे कंपैरिजन कर लें कि मीडिया खौफ की फ़िज़ा में तब था या अब है। मीडिया पे पाबंदियाँ, कहते जी टीवी चैनल चंद घंटों के लिए बंद किए। अब टीवी चैनल 2 साल से बंद है। टीवी चैनल 2 साल से सच नहीं दिखा सकते। एक अहमद नूरानी की खबर नहीं टीवी चैनल्स कोई भी दिखा सके। कोई टीवी चैनल्स अहमद नूरानी की खबर नहीं दिखा। ये फ्रीडम है या वो फ्रीडम थी? उसमें क्या होता था? उसमें ये होता था कि अगर टीवी चैनल पे अगर कोई ऐसी फेक न्यूज़ चली है या किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा है तो हमारे पास कंप्लेंट आती थी तो हम एक्शन लेते थे। ये नहीं था कि खुद ही जाके बंद कर दो जी, शौक है आज। और फिर भी उन्हीं के खिलाफ एक्शन हुआ जो सीरियल वायलेटर्स थे। आप हालात दोनों साल, मेरे 2 साल के देख लें और अभी ये 2 साल गुजरे ना, इनका कंपैरिजन कर लें। हाँ, और बताएं कि कहाँ ब्रीदिंग स्पेस थी। ब्रीदिंग स्पेस थी, अब नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आप जैसे क्रिटिकल एंकर ये बात कर रहा है तो मैं अपना केस जीत गया। लेकिन अभी बड़े केसेस बाकी हैं। अभी आपने अभी तो सिर्फ 2-3 दिन गुजरे हैं सर। अच्छा सर, हेरल्ड ने बड़ा एक सवाल उठाया आप पे। उन्होंने कहा जी, एक तो आप सिलेक्टिव जुर्माने लगाते हैं, फिर उन्होंने कहा कि आप कॉम्प्रिहेंसिव टीवी पॉलिसी डिराइव नहीं कर सके आपका नाम लेके। और वो उस आर्टिकल अबसार आलम द वॉच डॉग, इस तरह से वो पब्लिश हुआ था। उनका ये भी कहना था कि बजाय कि आप पेमरा का रोल इस तरह से करते कि जो टीवी का कंज्यूमर है वो इंटरेस्ट लेता, बल्कि वो टीवी से दूर होता गया। तो आपकी जो फैसला साजी थी वो नी जर्क रिएक्शन पे मुहित था। आप बड़े एब्रप्ट और एग्रेसिव और क्विकली डिसीजंस लेते थे। कोई आपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं की। और पेमरा एक ऑटोनमस इदारा नहीं है, क्योंकि उससे अपना, ये भी हेरल्ड ने कहा कि अपना वर्डिक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, FIA, पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। तो ये कैसा आज़ाद इदारा है जिसको अपना फैसला मनवाने के लिए जाना पड़ता है सिक्योरिटी एजेंसीज के पास, और उतनी देर में दूसरे इदारों को स्पेस मिल जाता है? इस आर्टिकल को सारे को पढ़ा आपने? जी सबको पढ़ा। इसमें मेरा वर्जन है नहीं, इसमें आपका वर्जन। पहली बात तो ये देख लें आप, तो फेयरनेस देखें। नहीं, इसमें आपका वर्जन, लेकिन आपका वर्जन मैंने दूसरी जगह पढ़ा। छोड़ दें, दूसरी जगह को छोड़ें। बात इस आर्टिकल की, आपका बड़ा क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, अमेजिंग आर्टिकल है, अमेजिंग आर्टिकल की वैलिड नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात ये है कि मैं भी लिखता रहा हूँ, वर्ड्स पूरे करने होते हैं 700, 800, 900, तो उसमें आप सर ये एनालिसिस था। एनालिसिस में वर्जन्स नहीं होते आमतौर पे, न्यूज़ स्टोरीज में वर्जन। फिर एनालिसिस है तो फिर इसको न्यूज़ स्टोरी की तरह पेश ना करें। ये आपकी ईमानदारी है, सहाफ़ती ईमानदारी है, पेशेवराना ईमानदारी है। ये आपकी नाक़िदीन है, ये आपकी नाक़िदीन के आपकी नाक़िदीन। जब आपने बात शुरू यहाँ से की है कि मेरे नाक़िदीन हैं, तो उन्होंने तो, मैं नमाज भी पढ़ लूँगा तो उन्होंने तनकीद ही करनी है, तो वो तो इसलिए तो वैलिडिटी इसलिए कम हो जाती है कि आप, उन्हें चाहिए था वो साथ एविडेंस लगाते कि ये देखिए, ये वजह से हम कह रहे हैं कि पॉलिसी नहीं बनी, पॉलिसी नहीं बनी है कि भाई मेरे जो एक्शंस हैं वो हाई कोर्ट चेक कर रही है। तो नी जर्क होते तो हाई कोर्ट फेंक देती ना बाहर। मैंने आपको एग्जांपल दी है, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने तो बाहर नहीं फेंके, उन्होंने तो पेमरा के हक में फैसला दिया है। और दूसरा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है ना, इन साहब को जिन्होंने भी लिखा है, साहिबा हैं, उन्हें पूरा नॉलेज नहीं है। हाई कोर्ट्स, अदालत, जितना हमारा अदालती निज़ाम है वो फैसले देता है, वो फैसले इम्प्लीमेंट कौन करता है बताएं? इम्प्लीमेंट तो इंडिविजुअल्स ही करते हैं। नहीं, इम्प्लीमेंट पुलिस करती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती है, अदालत की अपनी पुलिस नहीं होती। सुन बात सुन लेना, तो ये आईनी और कानूनी बात बता रहा हूँ आपको भी बता रहा हूँ, याद रहे, और इनको भी अगर सुन रहे हैं तो इन्हें भी याद रहनी चाहिए। जितने भी इदारे होते हैं इस मुल्क में, वो उनके पास अपनी फोर्स नहीं होती, फोर्स एक ही होती है जो लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स है। उसमें फ़ौज है, उसमें पैरामिलिट्री है, उसमें पुलिस है, उसमें रेंजर्स हैं, उसमें दूसरी और भी हैं FCs वगैरह। वो इदारे उनको ऑर्डर करते हैं, वो आगे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह रेगुलेटर है पेमरा भी खुद जाके नहीं हथकड़ियाँ पहनाता। अगर किसी को केबल ऑपरेटर्स, किसी टीवी चैनल पे तो पुलिस नहीं गई, किसी टीवी चैनल पे पुलिस नहीं गई, किसी एंकर के पास पुलिस नहीं गई। केबल वालों के कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है, वो
जिस तरह के इलाकों में काम करते हैं वहाँ वो पुलिस की मदद कभी कभार ले लेते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं। वैसे भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ही काम होता है, वो पैमरा अपनी फोर्स नहीं बना सकता, ये आईनी खिलाफ वर्जी। दूसरी ऑटोनॉमी की आपने जो बात की ना, देखिए ऑटोनोमस होने में और नॉन अकाउंटेबल होने में फ़र्क है। ऑटोनोमस होता है आप डिसीजन में, कि फ़र्ज़ करें फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी कि फ़लाने एंकर पर पाबंदी लगा दें, फ़लाना चैनल बंद कर दें, ये ऑटोनॉमी पे अटैक है पैमरा की। लेकिन अगर पैमरा एक फ़ैसला करता है और वो कोर्ट उस फैसले को ओवरटर्न कर देती है, तो ये ऑटोनॉमी पे अटैक नहीं हुआ पैमरा की। ये पैमरा इज अकाउंटेबल फॉर इट्स डिसीजन टू अ हायर अथॉरिटी व्हिच इज वेरी लीगल, व्हिच इज वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल। ये होना चाहिए। And that's how you admit that you made so many mistakes. नहीं that you got to reward them. वो मिस्टेक और थी, वो तो कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दिया। मैं तो अपने तौर पे आपसे बात कर रहा था। ये अगर कोर्ट हमारे फैसले को ओवरटर्न करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई गलती की, उसमें कोई लुकूना रह जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है ना, एक बंदे ने कत्ल किया है लेकिन अदालत उसे छोड़ देती है, क्योंकि लीगल लुकूना रह जाते हैं, लीगल लुकूना रह जाते हैं इसलिए। और ये जो ऑटोनॉमी है, ये बात समझने की ज़रूरी है आपके लिए कि ऑटोनॉमी और चीज़ है, नॉन अकाउंटेबल होना और चीज़ है। तो ऑटोनॉमस है पैमरा ऑन पेपर, ये डिपेंड करता है कि उसके जो चेयरमैन है वो कितना अपनी ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हैं। जब आप चेयरमैन पैमरा थे तो ब्रेन आपका ही था या किसी और का? अपना, बिल्कुल हमारी अथॉरिटी का। मैं चेयरमैन पैमरा अकेला नहीं होता, कुछ अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अथॉरिटी के 12 मेंबर्स हैं, वो सब मेंबर की राय को, उनके डिसीजन को वो रिप्रेजेंट करता है, अकेला फैसला नहीं करता वो। किसी एंकर को बंद करना है, किसी चैनल को बंद करना है, किसी को जुर्माना करना है, ये पूरी अथॉरिटी का फैसला होता है। अच्छा सर, खाली चेयरमैन बेचारा तो सामने बैठा है, वो क्रिटिसिज्म भी ले रहा है, वो इल्ज़ाम भी ले रहा है। और देखें आपको मैं इसके सच्चाई ये है कि जितने भी मुझ पर इल्ज़ाम लगे, मैं भी तो एक्शन ले सकता था ना कि झूठे इल्ज़ाम मुझ पर लग रहे हैं, फेक न्यूज़ है मेरे बारे में, एक भी एक्शन नहीं लिया। जितना भी मुझ पे कीचड़ उछाला गया, जो मुझ पे अटैक किया और गया, भी कुछ चीज़ें हैं सर, वो मौका दें, वो आपसे शेयर करनी है। एक भी एक्शन नहीं लिया, इसलिए कि मैं उस जगह बैठा था। तो एक्शन लेना चाह रहे हैं ना, वो एफआईआर पे भी आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए कि अगर मुझ पे अटैक आया तो मैं अपनी लड़ाई में पड़ जाऊँ। मैं तो एक मीडिया के लिए कलेक्टिव एफर्ट करना चाह रहा था, और मीडिया की फ्रीडम जो है ना, इसी में इंश्योर है। मीडिया जिम्मेदार रहेगा तो इसकी फ्रीडम को कोई। कॉलीग्स को ये तो आपसे प्रॉब्लम है कि आपने नहीं की ना कलेक्टिव एफर्ट। ओहो, कलेक्टिव एफर्ट से ये मुराद है कि अगर मैं वायलेटर्स को जाकर कहूँ आए मेरे पास आके बैठ जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। उनसे बातें की हैं, ज़्यादातर वायलेटर्स ही थे आपने बातें की हैं उनसे बात भी की है। लेकिन देखें बहुत डीप इंटरेस्ट है लोगों के, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है लोगों के। बतौर सहाफ़ी आपको बनना चाहिए था चेयरमैन पैमरा। बिल्कुल बनना चाहिए था। मैं कहता हूँ, मैंने कल भी किसी को कहा मुझे 10 ज़िंदगियाँ मिलेंगी, मैं 10 ज़िंदगियाँ इसी तरह गुजारूंगा। मैं बहुत मुतमईन हूँ इस जो 2 साल मैंने काम किया है, और मैं उस वक्त अपने मीडिया के काम से फिरका वाराना फसाद जो टीवी की वजह से उभरते हैं, उसके हवाले से आप समझते हैं कि आपके दौर में ज़्यादा मजबूत इक़दाम किए होते तो आज थोड़ी बेहतर सूरत हाल होती? आपने देखा है कि कैसे कंटेंट चल जाता है टीवी पे। ये बात मुनासिब नहीं है कि जो 2 साल में हमने फ़र्ज़ करें कुछ नहीं किया तो अगले 3 साल में भी कुछ नहीं हुआ। ये तो जाती है आपकी कि 5 साल का इल्ज़ाम अब अगले 100 साल का इल्ज़ाम उस पर डाल देंगे। अगर हमने 2 साल में बना दी गई होती, आपके पास बुनियाद बनाने का मौका था। बुनियाद किस चीज़ की? कानून है ऐसे कंटेंट को रोकने, कानून है ना उसका, ये बुनियाद तो बनी। सर इम्प्लीमेंटेशन की तो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, यही आपको तैयारी करनी चाहिए थी। आप देखती कि इस इम्प्लीमेंटेशन हमने की कि नहीं की। हमने फैज़ा ये टीवी चैनल्स क्यों बंद हुए थे? मैं आपसे कह रही हूं कि टीवी चैनल जो हमने कुछ घंटों के लिए बंद, सबसे बड़ा इल्जाम यही है ना। सवाल ये कि वो मजीद बेहतर होने चाहिए थे, वो इतने मजबूत होने चाहिए थे कि वो बेहतर है। बेहतर है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। हमने इम्प्लीमेंट किए। हमने टीवी चैनल उस वक्त फिरका वाराना फसाद ही फैला रहे थे। मेरी पीबीए के प्रेसिडेंट से बात हो रही थी डायरेक्ट, और मैंने उन्हें ये कहा कि ये टीवी चैनल्स, उन्होंने कहा फलां टीवी चैनल सबसे ज़्यादा कर रहा है। हमने उस टीवी चैनल को बंद किया। उन्होंने कहा जी आप बंद ना करें, हम इसको कंट्रोल करते हैं। जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी लाइव, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का लाइव ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान के तहत दिखा नहीं सकते, वो दिखा रहे थे सारे टीवी चैनल। उनको मना किया, नहीं हुए, तो वो फसादात पूरे मुल्क में फैल गए। अब आपने सेक्टेरियन की तो पूरे मुल्क में फैल गया, अटैक होना शुरू हो गए गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे और दूसरे फिरके के लोगों के घरों पे। पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उनकी शक्लें वो टीवी चैनल जूम इन करके उस पर गोल दायरे लगा के दिखा रहे थे। उनकी फैमिलीज ख़तरे में आ गई। उस वजह से टीवी चैनल्स बंद करने पड़े, क्योंकि टीवी चैनल मान नहीं रहे थे बात।
वर्बल ऑर्डर्स किए, रिटन ऑर्डर किए, तो सुन लें, फिर ये, बंद किया और वो भी कुछ क्रिटिकल सवाल नहीं किया, ये मैंने बड़े कंसर्न सवाल किया। मैंने भी कंसर्न से कहा है कि तो हमने बहुत काम किया। तो सर ऐसा क्या, तो ये तो सर धौंस से जबरदस्ती बंद करवाए ना, अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो जाती टीवी चैनल्स और पैमरा की कि सेक्टेरियन इश्यूज को हैंडल कैसे करना चाहिए? नहीं करना चाहते टीवी चैनल अंडरस्टैंडिंग। आपके ख्याल में ये कब हुआ है? नवंबर में, ये आई थिंक नवंबर में हुआ, मैं दिसंबर में मैंने छोड़ा। नवंबर से पहले मैं तकरीबन 2 साल पैमरा में रह चुका हूँ, 2 साल पूरे हो चुके थे नवंबर में। 2 साल तक आपके ख्याल में टीवी चैनल्स के साथ मेरी निगोसिएशन नहीं होती रही? उनको मैंने प्रेजेंटेशन दी है 2-2 घंटे की, उन्हें दिखाए हैं, उनके वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं, उनको डेटा पेश किया है जो नहीं मीडिया में आया। मैंने उन्हें बताया कि आप लोगों की वजह से ये लोग कत्ल हो रहे हैं, ये मर रहे हैं, इस तरह के जराइम में इजाफा हो गया ड्रामों से, जिस तरह के ड्रामे चल रहे थे। सब पे काम हुआ है। हमने, आपने कहा रिफॉर्म नहीं हुई, हमने रेगुलेशंस बनाई हैं हर चीज़ की, क्राइम शोज़ की, मॉर्निंग शोज़ की, ये टॉक शोज़ की, ये सबके रेगुलेशन बनाए, सबका कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। रमज़ान शोज़ के हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, इम्प्लीमेंट किया। कैसे आप कहती हैं इतना काम हुआ 2 साल में? 2 साल उनकी मिन्नतें की, वो नहीं मानना चाहते। उस वक्त आपको, अब सबको पता है, उस वक्त हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जा रहा था, ये बात फैक्ट है, और उनके जरिए किया जा रहा था। इसीलिए फिर आपका 2015 का केस 2017 में खुल गया। चले मुझे उससे केस पे आ जाते हैं, मुझे है ना उस पे आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो उसका हिस्सा था। टीवी चैनल ने दिखाना था ये सब, ताकि पूरे मुल्क में आग लगे। अब सिचुएशन पूरे मुल्क में आग लगेगी तो हुकूमत डिस्टेबलाइज होगी। तो इसलिए अच्छा, फिर उसमें भी मेरी ये राय थी कि टीवी चैनल बंद नहीं करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये आपके हेरल्ड के सवाल का जवाब भी है। फेडरल जो लॉ है पार्लियामेंट में, पैमरा पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, पार्लियामेंट से नीचे है। पार्लियामेंट लॉ बनाया हुआ है, उस लॉ के मुताबिक आपको लगता है मजीद पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए? ये तो लॉ कोई डेड डॉक्यूमेंट तो नहीं होती, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसको इम्प्रूव होते रहना चाहिए। उसमें रेगुलेशंस में जो पार्लियामेंट ने इख्तियार दिया फेडरल गवर्नमेंट को कि वो पैमरा को अगर इंस्ट्रक्ट करेगी किसी चीज़ पे, पॉलिसी डिसीजन पे, तो वो पैमरा बाइंडिंग होगा पैमरा पे, उसको मानना। अब बताएं पैमरा वहाँ क्या करे? जब लॉ है, पार्लियामेंट का एक्ट है, अब पैमरा क्या वहाँ मार्शल लॉ लगा दे? पैमरा बंदूक लेके निकले और पार्लियामेंट पे कब्जा कर ले? नहीं कर सकता ना, आगे बढ़ते तो मानना पड़ता है। आपका जवाब आगे बढ़ते हैं। अब 2015 पे आपकी तैनाती को 3 हफ्ते ही हुए थे तो एक केस सामने आ गया और आप कहा गया कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल है। उसके फिगर्स कुछ इस तरह के हैं कि जी 36.75 2 साल में मिले आपको नेट सैलरी, और 13.76 टैक्स की मद में पैमरा ने दिया, और आपकी मैनेजरियल पोस्ट थी तो 4,50,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं होनी चाहिए थी, और ग्रॉस आपने 50.42 मिलियन ड्रॉ किए। सर तो पैसा तो अच्छा खासा आपको मिला, तो आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया था? कम भी होता तो चलता? आपके ख्याल में अच्छा खासा है, मेरे ख्याल में तो बहुत कम मिला। जिस साल मैंने पैमरा ज्वाइन किया उस साल मैंने इनकम टैक्स, जो अपनी प्राइवेट सेक्टर से मेरी इनकम थी, 77 लाख रुपए मैंने इनकम टैक्स दिया था। सिर्फ इनकम टैक्स 77 लाख रुपए। उससे पिछले साल मैंने 60 लाख शायद दिया था, और उससे पिछले साल 55 लाख, फिर तो ग्रेजुअल मेरी इंक्रीज थी इनकम में। तो माफ़ कीजिएगा, जब मैं पैमरा में गया हूँ तो मेरी तो ये सैलरी, इससे मैं बहुत ज़्यादा कमाता था और बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजारता था, और मैंने कुछ सैलरी निगोशिएट करके नहीं किया था। आपको पता ही नहीं, मुझे पहली सैलरी पैमरा में 7 महीने बाद मिली है। मैं निगोशिएट करके गया होता तो मेरी पहले महीने मुझे सैलरी, एक मिनट है, अब आपने सैलरी की बात, जो आपने केस फाइल हो उसमें ये आर्गुमेंट था, उसका क्या जवाब है? मैं उसी तरह पहले तो सवाल का जवाब, उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि आप प्राइवेट सेक्टर से या एज अ जर्नलिस्ट अच्छा कमा रहे थे। उसका जवाब ये हो सकता था कि मैनेजरियल पोस्ट के अकॉर्डिंग तो आप कितने पैसे बनते थे, 15 लाख क्यों ले रहे थे? पोस्ट पे नहीं मैं गया था, इट्स नॉट अ मैनेजरियल पोस्ट, इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, और रेगुलेटरी बॉडीज के जो हेड्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, उनकी सैलरी से ज़्यादा होती है। आप M1 हो या जो भी हो, अभी आप देख लें क्या क्या सैलरीज मिल रही है लोगों को, अभी आप देख लें। क्या वो आर्गुमेंट गलत है उनका कि 4,50,000 से सैलरी नहीं होनी? इस आर्गुमेंट पे तो नहीं अदालत ने मुझे घर भेजा ना। और उस वक्त मैंने आपको बता रहा था, मैं कोई निगोशिएट करके नहीं किया था। मैंने क्या कहा था, मैं आपको सच बताता हूँ ना। उन्होंने कहा कितनी सैलरी चाहिए, मैंने कहा जी जो आपने, मालिक उस वक्त पीटीवी में एमडी था मोहम्मद मालिक, आपके एंकर हैं वो, हुकूमत में भी होते हैं, एंकर भी होते हैं, सब कुछ है। वो उस वक्त एमडी पीटीवी थे। मैंने कहा जितनी मालिक को दी उतनी मैं भी, मालिक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मालिक थोड़ा सीनियर है, मैंने कहा जितनी उसको दी उतनी, मुझे पता नहीं था उसकी सैलरी एग्जैक्ट कितनी है।
उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर आपने कैसे कह दिया जितनी मालिक की होती मुझे? मैं इसीलिए तो, यही तो मेरे सच्चाई की यही निशानी है। यही तो बता रहा हूँ आपको कि मैं पैसे के लिए नहीं वहाँ गया, ना पावर के लिए। पावर तो मीडिया में मेरे पास ज़्यादा थी, अकाउंटेबिलिटी कोई होती नहीं है मीडिया में। जो मर्जी करता, जितना मर्जी पैसा कमाऊँ, मुझसे किसी ने पूछना था। वहाँ सैलरी पे भी देखो, आज तक मैं सवाल, 2 साल मैंने वहाँ काम किया, 3 साल मैंने काम नहीं किया, 27 साल मैंने इस मुल्क को इनकम टैक्स दिया प्राइवेट सेक्टर में। आपसे कहा पर्क्स एंड 2 साल मैंने वापस कर दें, तो वो तो प्रोपेगेंडा है ना। अब करेंगे वापस? अभी मुझे अगर कानूनी तौर पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो कर लेना, वो कानून के रास्ते पे चलें, कर लें। अताउल कासमी के केस में भी दैट वाज दैट इज स्टिल इन लिटिगेशन, और वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो मेरे केस में ऐसा फैसला नहीं। तो अगर कहेंगे तो करेंगे, जब अगर कानूनी तौर पे कानून अगर ये कहता है, मैं कानून पसंद शहरी हूँ, मैं कोई आइन की किताब को कुछ सफ़े की समझ के नौजबिल्ला फाड़ना नहीं चाहता। इलीगली डिक्लेयर कर दी नहीं, वो अभी से हाई कोर्ट ने की है ना। अगर इलीगल भी डिक्लेयर हुई है तो उन्होंने ये नहीं कहा, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स इलीगल डिक्लेयर होती हैं, सैलरी नहीं वापस ली जाती। आपने अताउल्ला कासमी की एग्जांपल दी, एक एग्जांपल है सिर्फ। और मुझे बता दें, प्राइम मिनिस्टर्स को निकाला जाता है, जजेस को निकाला जाता है, सुन लेना, जजेस को निकाला जाता है, जर्नलों को निकाला जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को निकाला जाता है। किसी से सैलरी वापस मांगी गई है? कितने प्राइम मिनिस्टर निकाले गए हैं, कितने जजेस निकाले गए हैं, किसी से सैलरी वापस ली है? जजेस को तो बल्कि अगर उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए और वहाँ पे वो कहें मैं छोड़ देता हूँ, उन्हें पूरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। नहीं, मैं अगर कानून कहता है तो मैं दूंगा, उसमें तो कोई बात नहीं। मैंने काम किया वहाँ पे 2 साल, मैं वहाँ जाके मैं वहाँ चाय पीने के लिए या अपने दोस्तों को वहाँ एंटरटेन करने के लिए तो नहीं गया हुआ था, मैं वहाँ काम किया 2 साल। तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट फैसले में कहीं नहीं लिखा हुआ ये, और हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उस अपील में है। लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपकी तैनाती इलीगल है, आप खुद मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। कोर्ट का फैसला मैंने माना। अभी कुछ देर पहले तो कहते कि कोर्ट के फैसले को इज्जत, कोर्ट का फैसले को इज्जत दी ना। उधर कोर्ट का फैसला टीवी पे अनाउंस हुआ है, मैंने कंफर्मेशन ली अपने वकील से कि ये वाकई यही फैसला, क्योंकि टीवी चैनल तो ऐसे भी चलाते रहते हैं ना, क्रेडिबिलिटी तो कोई रही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये फैसला है। वहीं बैठे बैठे उसी सेकंड मैंने अपना वो लिखा है चार्ज रिलिंक्विश करने का लेटर इन कंप्लायंस, उसमें लिखा है इन कंप्लायंस विद द कोर्ट ऑर्डर, मैंने दिया है। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, ऑफिस की गाड़ी छोड़ी, ऑफिस का मोबाइल छोड़ा वहीं पे उसी मिनट में, और मैं उठ के घर आ गया। इससे ज़्यादा और कोर्ट की इज्जत और क्या हो सकती है? आप बगैर माजत के उठाएं, लेकिन जवाब पूरा सुनिएगा फिर। माजत के साथ ये भी आपके नाक़दीन कहते हैं, खैर एड्स भी इस चीज़ की गवाही देते हैं कि पहले जो एड्स आए चेयरमैन पेमरा की तैनाती के लिए, उसने कहा जी LLB होने चाहिए, मास्टर्स होने चाहिए। फिर एड्स आए कि जी ग्रेजुएशन या BA भी चलेगा, तो सर उस एड के बाद आपको रख लिया। देखिए, ये एक फिर अगेन फैक्चुअली गलत है ये चीज़, ऐसा है नहीं। प्रोपेगेंडा तो जितना मर्जी कर लें, एक प्रोसेस चला, हुकूमत ने ऐड जारी किया चेयरमैन को हायर करने का, ठीक है, वो चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, वो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा प्रोसेस नल एंड वॉइड करार दे दिया, इंक्लूडिंग दी एड। मेरी बात समझिए? और उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया। उन्होंने हुकूमत को ऑर्डर किया कि आप ये प्रोसेस दोबारा शुरू करें। उस कोर्ट ऑर्डर के वो प्रोसेस के 13 महीने बाद, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, 13 महीने बाद हुकूमत ने नया प्रोसेस शुरू किया, जिसमें उन्होंने ऐड में रिक्वायरमेंट वो रखी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में थी, जो BA तो छोड़े, FA और मैट्रिक भी नहीं वो मांगती। तो ठीक है, आप क्या समझते हैं कि BA की क्वालिफिकेशन ठीक है चेयरमैन पेमरा के लिए? पूरा सर मुख्तसर सा सवाल है ना, मैं तो इससे भी आगे जा रहा हूँ ना। आप जरा लॉ की स्पिरिट पहले देख लेना। एक्ट में लिखा है कि एनीवन फ्रॉम मीडिया, बिजनेस, लॉ, मैनेजमेंट, जिसका एक्सपीरियंस हो इन फील्ड्स में, वो एलिजिबल है इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने में। लॉ सिर्फ इतना है,
लेकिन उसमें ना अब और एक ऐड में बीए मेंशन, एक ऐड में बीए मेंशन नहीं है। वही कह रहा हूँ ना कि वो जिसमें एमए मेंशन है वो स्क्रैप कर दिया प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने। और क्यों? अब ये सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछे ना, ये 15 महीने पुरानी बात, 13 महीने, उसके बाद 13 महीने बाद एक नया, उसके बाद 2 चेयरमैन, मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन चलेगी, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, HEC से रिकग्नाइज होना चाहिए, मतलब बीए चलेगा किसी भी डिग्री का। और फिर द वेरी नेक्स्ट द वेरी प्रीवियस ऐड हैड द मास्टर्स क्राइटेरिया। तो सर आपकी राय क्या है, बी के क्राइटेरिया ठीक है ये एजुकेशन फॉर द राइट जॉब? मुझे इसी क्वालिफिकेशन पे हार्वर्ड ने एडमिशन दिया है। अगर आपकी ये जॉब्स हार्वर्ड से ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों को लेती हैं तो फिर आप समझते हैं क्राइटेरिया ठीक था? बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए सर आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? अगर मास्टर्स हो तो फिर कहते पीएचडी, अगर पीएचडी हो तो कहते फलाना सब्जेक्ट में पीएचडी क्यों नहीं है। तो देखिए देयर इज नो एंड टू इट। इशू ये है कि क्या मैं एम आई द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब कि नहीं, और क्या मैं उसी, मेरा एक रेगुलेटर मीडिया का है, मीडिया का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ कि उसी जगह से आएगा। जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट से का चीफ जस्टिस जो बनता है, आपको पता है उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है? बीए, LLB इज़ बीए। उसी की बेसिस पे उन्होंने अप्लाई करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं, वहाँ हाई कोर्ट में रहते हैं, वहाँ से चीफ जस्टिस बनते हैं हाई कोर्ट के, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं। ठीक नहीं है? क्यों ठीक? मतलब आप पैमरा का जो है चेयरमैन, वो उसकी क्वालिफिकेशन पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 टीवी एंकर्स को चाबी भरी गई है कि आप ये बात रोजाना कहें, बैठ के रोजाना कहें 2 साल कहते रहे। ये क्या जर्नलिज्म है? और जब जहाँ ऐड, फिर आप ऐड पे आ रही, मैं 3 दफ़ा आपको ऐड का बता चुका हूँ, चौथी दफ़ा बता देता हूँ। ये 13 महीने का फासला है इन दोनों एड्स में, 13 महीने, तो एक साल, एक महीने। आपको फिक्स करने के लिए नहीं था, ये आपको लाने के लिए नहीं था। आपने कह रहे मुझे लाने के लिए था, तो कह दें आप मुझे, तो आप ये भी कह दें, मैंने तो आपको फैक्चुअल पोजीशन बताई है। अच्छा सर, आप तो आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने देखिए, मैंने मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया हुआ, मैंने पार्ट 1 किया है। पार्ट 2 में फिर उसमें मेरी जॉब शुरू हो गई थी मुस्लिम अखबार में, तो मैं जॉब पे चला गया तो मैं कंप्लीट नहीं कर सका। तो मुझे so you're BA, so that's okay। लेकिन बस सर सवाल हार्वर्ड में भी तो गया था ना। हाँ, that's amazing। एक साल वहाँ में सर पढ़ता आप वो अमेरिका में स्कॉलरशिप फेलोशिप पे थे ना, इसमें जी वी बहुत इट्स वेरी इंप्रेसिव। लेकिन सवाल है, वो 15 दिन का स्कॉलरशिप नहीं था, वो 1 साल का था। अच्छा, इट्स वेरी इंप्रेसिव। अच्छा सर, एक सवाल थोड़ा उस वक्त से इंप्रेसिव ही लगी। नहीं सर, मैंने अपने करियर में किसी इंटरव्यू में नहीं कहा कि माजरत के साथ मैं सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा था, मैं कहती हूँ, ये बात अभी भी कहूंगी। नहीं, मैंने इस इंटरव्यू में कहा 1-2 दफा के सवाल में बुरा लगे तो जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा भी तो हक है ना कि ऐसी बात करना। अच्छा सर, 2015 में केस बना, डेड रहा 2 साल, 2017 में उठा लिया गया। सवाल से आखिरी सवाल, तो इसका प्लान था आपके खिलाफ चीजें करना? ये आप बताएं। आप बताएं। आप एनालिस्ट भी हैं, आपको क्या लगता है ऐसे अगर हो तो आपको क्या लगता है कि क्या प्लान नहीं था? आपके ख्याल में 2 साल कोशिश नहीं होती रही कि ये इसको हम लाइन पे लें? क्या ये मुमकिन है? और 2 साल में जब वो कोशिश नाकाम हो गई, टीवी चैनल्स के जरिए प्रोपेगेंडा करके, तमाम टीवी चैनल्स ने कुछ मखसूस एंकर उन्होंने रखे हुए हैं प्रोपेगेंडा के लिए, और वो तोहमतें लगाने के लिए और फतवे देने के लिए, उनके ज़रिए करवा के प्रेशर डाल के, वैसे भी दरवाज़ों के पीछे भी कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि ये तो दाल गलने वाली नहीं है, ये तो हटेगा नहीं आइन और कानून से, तो आपको लाइन पे लाने के लिए FIR भी दर्ज हुई है जेलम से 131 PCC 124A 505 499 120 PECA हाई ट्रिजन के तहत ये 27 साल जर्नलिज्म करते हो गए हैं, उसमें तकरीबन 25 साल में इस तरह के दबाव बर्दाश्त कर चुका हूँ। आजकल जो लोग टॉप पोजीशंस पे हैं ना कहीं, उस वक्त शायद वो कहीं उन्होंने नौकरी भी स्टार्ट नहीं की होगी जब से मैं मीडिया में हूँ और ये सब बर्दाश्त करूँ। आज जो वो लोग कर रहे हैं टॉप पोजीशन पहुँच के, उस वक्त 25 साल पहले जो इन टॉप पोजीशन पे लोग थे, वो इस वक्त एक जूनियर रिपोर्टर को यही धमकियाँ और यही दबाव देते थे। तो मैंने 25 साल ये दबाव बर्दाश्त किया। तो अगर आपको जेल जाना पड़ गया तो चला जाऊंगा। जेलों में इंसान ही जाते हैं ना, हक के रास्ते पे चलते हो, आप जेल पे जाएं, आप तख्ते पे जाएं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं समझता हूं मैं सही रास्ते पे। आपके नाक़दीनी कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से जो आपने ट्वीट्स की थी, मेरी पेशावराना और ज़ाती राय इस हवाले से बिल्कुल और है, बट मैं आपसे एक सवाल आपके सामने रख रही हूँ कि उन ट्वीट्स का ये इंप्रेशन गया कि कोई मुखासमत है आपकी बाजवा साहब? मैं किसी भी शख्स को मुकद्दस गाय नहीं समझता,
और मैं समझता हूँ कि जो किसी भी सरकारी ओहदे पे है उसे जवाब देना चाहिए। मैं भी सरकारी ओहदे पर रहा हूँ, मैंने भी जवाब दिए हैं हर चीज़ के। और ये एक स्टोरी आई है मेरी, उनसे पर्सनल मुखासमत किस बुनियाद पे हो सकती है? ना हमने कहीं जॉब की इकट्ठी, ना हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट था आपस में, ना कभी कोई कंपटीशन था हमारा आपस में, तो मेरी तो ज़ाती तो कोई नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मीडिया सियासतदान से सवाल करता है, जजेस से सवाल करता है, मैं तो मीडिया की अपनी अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके गया कि हमारा हिसाब भी करेंगी। ये पता चलता है कि किसी की और की ज़ाती मुखासमत है। जो जहाँ भी गया हो सकता है कि मुझे टारगेट करने की कोशिश करते हों, और अभी हैं तो आप भी जेलम से हैं? नहीं, मैं जेलम से, मैं फैसलाबाद से। ठीक है। तो सर ये जो वकील साहब उठे हैं और इनका ताल्लुक भी पीटीआई से है मोस्ट प्रोबेबली, और ये एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हल्के से हैं, तो ये डेवलपमेंट आपको मैसेज क्या देती है कि जो एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो तो बड़े वोकल रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिहाज से, उनके हल्के से एक बंदा उठता है? ये आपकी स्टेटमेंट है या आपका? मेरा सवाल है। आपका ईमान है इस पे कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत बड़े? मुझे लगता है आई थिंक इज बेटर। आपको याद है उनके दौर में कानून बनने लगा था वो, जिस पे बहुत मुखालफत हुई थी? वो ही इज बेटर फ्रॉम सो मेनी अदर्स। ठीक है, होंगे। मेरा भी उनसे ताल्लुक बुरा कोई नहीं है, अच्छा ही ताल्लुक है। लेकिन सर वो तो उनके वहाँ से ये आना आपके लिए पैगाम क्या है? मेरे लिए पैगाम ये है कि हम बहुत डेस्परेट हो चुके हैं और हमसे ये सवालात बर्दाश्त नहीं हो पा रहे। हमारी ईगो नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी है, ये पैगाम मुझे आया है। और हम मुकद्दस गाय हैं, हम ताकत में हैं, हम इक़्तिदार में हैं। आप भी कहते थे कि मुकद्दस गाय। आम शहरी उठ के हमसे सवाल कैसे पूछ सकता है? जब आप चेयरमैन पेमरा थे ना, तो आप भी कहते थे कि मुकद्दस गाय के खिलाफ जाना है जो मीडिया में। जब आपको चेयरमैन पेमरा थे तो आपका भी बयान है कि हम मीडिया में मुकद्दस गाय के खिलाफ जाएंगे। मैं तो इससे मैंने जो भी बात की, आपने मेरी उस बात को सपोर्ट किया है और आपने ये, थैंक यू वेरी मच, आपने अफर्म किया है कि मैं हमेशा इसी मौक़िफ़ पे खड़ा रहूं कि कोई मुकद्दस गाय नहीं आइन के सामने, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो टीवी स्क्रीन्स पे हो, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो किसी बैरक में हो, चाहे किसी पार्लियामेंट में हो। आइन सबसे सुप्रीम है। आइन के इस रियासत के 4 सुतून हैं, उनको सबसे पहले अकाउंटेबल होना पड़ेगा बस। और मैंने अगर वहाँ मुकद्दस गाय के पीछे गया हूँ तो मैं यहाँ बैठ के मुकद्दस गाय के पीछे क्यों ना जाऊँ? मीडिया मुझे बताइएगा कि चले आपके दौर की तो बड़ी मुफस्सल बात कर ली, लेकिन पेमरा का बताएं, पेमरा कंट्रोल है? और अगर कंट्रोल है तो कौन कंट्रोल कर रहा है? मुझे कंट्रोल लगता है। अभी कौन कर रहा है? अभी ज़ाहिर हुकूमत कर रही है और हुकूमत के इदारे कर रहे हैं। जो हुकूमत के इदारे जिनको हुकूमत को जवाबदेह होना चाहिए वो कर रहे हैं। मुझे रोज़ाना वहाँ पे, अब तो उन्होंने वहाँ किसी ऐसे लोगों को बिठा दिया पेमरा के अंदर जो डे टू डे उसकी चीज़ों को देखते हैं कि, और मज़ीद लोग वो ला रहे हैं वहाँ पे जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे पेमरा की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। तो ये है जो पेमरा की ऑटोनॉमी की आप बात कर रही है ना, इदारे की, इस तरह ख़राब होती है। इदारे इस तरह नहीं बनते। अब जब आप सिविलियंस को इल्ज़ाम देते हैं ना कि सिविलियन इदारा कोई नहीं बन सका, कभी इस पर सोचा करें, इस पर प्रोग्राम करें कि सिविलियन इदारे क्यों नहीं बने, उनको क्या क्या मुश्किलात थी, उन पर क्या क्या दबाव थे, उनको किस किस तरह धमकियाँ दी जाती थी, उनको किस किस तरह तंग किया जाता था, उनकी कैसे टांगें खींची जाती हैं। सर सुहेल वड़ाइच की ज़रा किताब अनबैन हो जाना पे करता है, उसमें किताब के अंदर कुछ नहीं है वैसे। अच्छा, लेकिन आप वैसे ड्राफ्ट पढ़ा नहीं? वो सुहेल वड़ाइच साहब ने खुद कहा है, उनके वो छपे हुए कॉलम हैं वही हैं उसमें, और छपे हुए कॉलम 2 साल में इस मुल्क में जो कुछ छप सकता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, लेकिन इस पर बोलेगा नहीं। चंद घंटे जो टीवी चैनल बंद किए फ़िरका वाराना फसादात मुल्क में ना फैलें, उस पर आज भी 3 साल बाद भी मैं जवाब दे रहा हूँ ना, और मैंने आपको मुस्कुरा के जवाब दिया ना। आपके पीछे मैंने FIR नहीं कटवाई, मैंने जवाब दिया उस दौर 3 साल पुराने फैसले का जो मैंने किया था, या मुझ पे वो फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया था जिसको हम डिफाई कर ही नहीं सकते। लॉ के अभी जो हो रहा है 2 साल से जो हो रहा है, आपको भी मैं कहता हूँ, टीवी एंकर्स को भी कहता हूँ, ये 2 साल में जो मीडिया आज़ाद है ना, इस पे भी बात करें, सवाल करें उठ के और बताएं कितना आज़ाद है। वो जो टीवी चैनल्स बंद हुए थे, क्या आज टीवी चैनल्स बंद नहीं है? आज लोग PTV देखते हैं, कहते हैं PTV देख लो यार। बरादरी आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करी थी, इसमें क्या बुरी बात है? आप साफ़ी थे, उन्होंने कहा एक साफ़ी लग गया चेयरमैन पेमरा, तो बस अब तो बहुत कमाल काम किया। बिल्कुल कमाल काम किया। टीवी चैनल का एक भी ओनर जो है मुझसे खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश था? इसलिए कि मैं वर्किंग जर्नलिस्ट की बात करता था। मैं कहता था आप उनके राइट्स उनको दें, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करेंगे मैं आपके खिलाफ। आप और हामिद मीर भी एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट्स करते रहे।
देखिए ये तो ओपिनियन है ना, फिर पर्सनल है। सर नो इट्स नॉट, इट्स वेरी व्हेन इट्स पब्लिक इट्स वेरी मच प्रोफेशनल। मैं बहुत सोच समझ के आपसे सवाल कर रही हूँ सर। अगर सर ये हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि सर आपको याद है, मैं उन ट्वीट्स की गहराई में नहीं जाऊंगी, लेकिन रिसेंटली आपकी तरफ से और फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरफ से और फिर कुछ लोगों का जो नया प्रोग्राम करा, वो भी ट्विटर पे बाकायदा लड़ाई हो गई सर। तो आपको लगता है कि क्या पैगाम जाता है अगर सीनियर सहाफ़ी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिकली लड़े, तो सर पैगाम क्या जाता है? देखिए पहली बात तो ये है कि एक तो ये सोचना चाहिए शुरू किसने किया, उनका सोचने का हक पहले है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि मीडिया को इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए कि हम मीडिया अगर दूसरों की अकाउंटेबिलिटी करते तो अपनी भी करता है। पहले ये ट्रेंड नहीं था, अब है, लेकिन झूठ नहीं बोलना। लेकिन सर ये मुनासिब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक दूसरे को लेगफॉल कर रहा है इस तरह से। बात ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए किसी पे। फैक्ट है तो वो बात करें और ज़ुबान मुहज़्ज़ब रखनी चाहिए, चाहे गुस्सा भी आए हो। यही तमाम दूसरे इदारों में, दूसरे जो पिलर्स हैं स्टेट के, उनमें भी ये स्पिरिट होनी चाहिए। वहाँ ये नहीं है कि माफिया की तरह एक दूसरे को बचाने आ जाएं, अगर कोई गलत काम कर रहा है या किसी पे सवाल हो रहा है तो दूसरे उसको बचाने आ जाएं, ये गलत है। अगर मीडिया भी ऐसे करते हैं तो गलत है, सियासतदान ऐसे करते हैं तो वो भी गलत करते हैं, अगर जुडिशरी ऐसे करेगी वो भी गलत करेगी, एग्जेक्टिव ऐसे करती है वो भी गलत करेगी। जिसने गलत किया है दूसरे कम्युनिटी के लोगों को उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन सर एक हमारी सहाफ़ती बरादरी है ना, अगर हमारी यूनिटी नहीं होगी तो सर हमारी यूनिटी नहीं होगी, हम एक दूसरे पे पर्दा नहीं रखेंगे, एटलीस्ट पर्दा नहीं रखना पर्दा इस तरह का पर्दा कि सोशल मीडिया पे तो एक दूसरे को सर आप इस तरह से पोर्ट्रे नहीं करें। प्रोफेशनल मामलात पे पर्दा नहीं रखना चाहिए, पर्सनल पर्दे रखने चाहिए, प्रोफेशनल मामलात पे नहीं रखना। अगर मैंने एक प्रोफेशनल डिसीजन लिया है और 2 3 4 लोग समझते मैंने गलत किया है तो उनका हक है कि वो मुझ पर तनकीद करें। देखिए मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना, मैंने आपको बताया कि मुझे आईन इजाजत देता है, मैं प्रोफेशनल बदल के दूसरे पे चला गया। भी तो 2012 में गए थे किसी के, अब आपने कहा सोशल मीडिया पे बड़ा जबरदस्त आप देखिए टीवी चैनल पे ये बातें हो नहीं रही तो सोशल मीडिया पे हो रही है ना। यही तो मैं टीवी चैनल वालों से सवाल पूछता हूँ आज जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं कि भाई आप इन ऐसे इश्यूज को डिस्कस करें ना, आप बताएं कितनी आज़ादी है आपको, आप बोलें। अब उसी तरह ये 2 साल आपको कितनी आज़ादी आपने एंजॉय की है, वो चंद घंटों के टीवी चैनल बंद तो आपको याद है, ये 2 साल से टीवी चैनल बंद हैं भाई, 2 साल से आपके कॉलम बंद हैं, 2 साल से आपके अखबारात बंद हैं, 2 साल से अखबारात में ब्लैंक स्पेस जा रही है। आखिरी सवाल मेटाफोरिकली स्पीकिंग उस पर बात करें भाई। आप जब चेयरमैन पेमरा थे तब भी आपने कहा कि हम ऐसी रेगुलेशंस लाएंगे कि बड़ा दिल खोल के काम करेंगे। आपका सहाफ़ती करियर भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के इस नहज पे यहाँ पे आके बात करें कि FIR के कटने के बाद कि मैं अब कलेक्टिवली सहाफ़ी बरादरी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपको लगता है देर हो गई है, दिस इज द राइट टाइम, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट डू यू हैव? मैंने कब कलेक्टिवली मैं सहाफ़ी बरादरी, आपने अभी कहा है ना कि मैं अब सोचता हूँ कि मैं सहाफ़ती बरादरी के लिए कुछ करूँ। नहीं, वो मैं कैमरा में गया था। अच्छा, तो क्योंकि मीडिया का बंदा मीडिया को समझता है तो मेरा कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मीडिया एक इंडस्ट्री है, कोड ऑफ कंडक्ट हर इंडस्ट्री का होता है। तो कुछ नहीं करना चाहते आप? सुन तो लें, कोड ऑफ कंडक्ट हर इंडस्ट्री का होता है। कोड ऑफ कंडक्ट पे अगर अमल करेगी ना मीडिया की इंडस्ट्री तो मीडिया मजबूत होगा। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, हम सब मीडिया के लोग, आप लोग, मैं तो खैर नहीं हूँ मीडिया में, तो आपकी अखलाकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी दूसरे को वायलेशन करते हुए रोकने की या उस पर उंगली पॉइंट करना। अगर आप किसी की तरफ उंगली उठा रहे हैं ना कि तुम करप्ट हो, तुम कानून तोड़ रहे हो, तो सबसे पहले मुझे करप्ट नहीं होना चाहिए, मुझे कानून नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए अगर मीडिया पे कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया खुद फॉलो कर, मैंने तो चैनल को ये ऑफ़र की, टीवी चैनल को, ऑन रिकॉर्ड है, इन राइटिंग, मैंने रिकॉर्ड में पड़ी हुई है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का झगड़ा है ना, ये आप खुद इम्प्लीमेंट करें। सुन लें, मैं आप सच्ची बात खबर बताने लगूँ। टीवी चैनल मालिकान ने कहा कि आप चाहते हैं कि आप और एंकर आपस में लड़ें। हम क्यों एंकर से लड़ें? कोड ऑफ कंडक्ट उनको इम्प्लीमेंट करके आप करें ना, आप करवाएं ना इम्प्लीमेंट कोड ऑफ कंडक्ट। ये टीवी चैनल मालिकान ने मुझे कहा। इसमें टीवी चैनल के मालिकान का क्या इंटरेस्ट वो अपने एंकर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते, वो अपने एंकर्स को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ करवाना है प्रोग्राम, आपके खिलाफ करवाना है, उनको इस्तेमाल करते हैं। एंकर अपने भी 2 प्रोग्राम वो किसी और के जरिए भी इस्तेमाल हो रहे थे, वो तो फिर दुकान है ना जी। आपका प्रोग्राम आपने देखा नहीं, आपको नहीं पता टीवी एंकर्स पैसे लेके प्रोग्राम कर रहे हैं? बताएं आप कैमरे पे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं करते प्रोग्राम? क्या पैसे लेके पूरी सीरीज नहीं चलाते लोगों के खिलाफ और फिर अचानक चुप कर जाते हैं उस इशू पे बात करना? तो जब पेमेंट आ जाती है, ये सच है। आपने इसके खिलाफ किया? भाई मेरे पास सबूत आते, कोई कंप्लेंट आती तो मैं करता,
लेकिन फैक्ट तो है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने उन्हें कहा आप खुद करेंगे, कहते नहीं हमने नहीं करना। तो ये सिंसेरिटी है, कर लें। आज मैं कहता हूँ जाएं पैमरा के साथ बैठें, बात करें, टीवी चैनल मालिकान अपनी एक एडिटोरियल कमेटी बनाएं, वो इम्प्लीमेंट करें वही कोड ऑफ कंडक्ट जो टीवी चैनल ने खुद बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने वो लागू किया है, वो पैमरा ने नहीं बनाया ना, पैमरा ने लागू किया। पैमरा इज जस्ट अ पोस्ट ऑफिस। तो कर लें, अच्छी बात है, सारी चीजें खुल जाएंगी कि कौन नहीं करना चाहता। तो मैं समझता हूं ऑफिस में जाने की तब्दीली तो नहीं, इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट पे अमल करेगा मीडिया वॉलंटरली, तो नहीं, यही तो सवाल है ना कि नहीं करवा सकता पैमरा अपने कोड ऑफ कंडक्ट पे अमल दरामद नहीं करवा सकता। कमजोर इदारा है। अगर सिग्नल, रेड सिग्नल लगे हुए हैं सड़कों पे और रात के 2 बजे वहां पुलिस वाला नहीं खड़ा, तो आपको सिग्नल या कमजोर इदारा है, आपको सिग्नल पे रुकना चाहिए या नहीं, आपको सिग्नल पे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए जी। अगर रात के 2 बजे आप सड़क पे जा रही हो, रेड सिग्नल हो, पुलिस वाला ना हो, आपको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए। मॉरल, आप मॉरल रिस्पांसिबिलिटी की बात करें, वो तो नहीं, मॉरल भी यहाँ मॉरल भी है, प्रोफेशनल भी है। जब एंकर आपको नहीं, आपने शायद प्रिंट मीडिया नहीं किया हुआ, जब आप रिपोर्टर खबर लिखता है तो जिम्मेदार होता है एक लफ्ज़ का। जब आप कैमरे के सामने बैठते हैं तो आप जिम्मेदार हैं, आप जिस पे फतवा लगा रहे हैं, आप जिस पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिम्मेदार हैं आप। तो सर ये पैमरा के स्पाइनलेस होने से तो प्रॉब्लम है जर्नलिस्ट। नहीं, देखिए, एक तरफ आप कहते हैं पैमरा जुल्म बहुत करता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं स्पाइनलेस है, एक तरफ से रहना। सर स्पाइनलेस है इसीलिए तो उससे जुल्म करवा लिया जाता है। लेट मी रीफ्रेज इट, ये तो रीफ्रेज कर दिया। स्पाइनलेस है इसलिए धौंस अभी जमवा ली जाती है उसे। अच्छा, खैर जिससे धौंस जमाई जाती है ना, वो अदालतों के जरिए निकलवाया नहीं जाता। खैर अब तो वो धौंस का जो जरिया है, बहुत सारे इदारे बन चुके हैं। सर आप बस आखिरी सवाल है, मुझे वाइंड अप करना है, शॉर्टली बताइएगा। FIR में तो है कि आप बागी हैं, बन गए हैं बागी? मैं तो जी समझता हूँ मेरे से ज़्यादा वतन से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। अगर वतन से मोहब्बत करना बगावत है तो ठीक है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं अपने कारोबार को बचाने के लिए, अपने बच्चों के कारोबार को बचाने के लिए मैं दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।